Welcome guys, welcome to Wings Ek Udan. Guys, this is a channel for competitive exams. आप में से जो नए लोग आए हैं, don't forget to subscribe and turn on the bell icon so that you may receive the notifications of our latest videos. Guys, कल हमने मॉनेटरी पॉलिसी को ख़त्म किया और इन्फ्लेशन को भी पढ़ा. आज ये इकोनॉमी का 7th लेक्चर है. आप में से जिन लोगों ने वो पुराने लेक्चर नहीं देखे, आई रिकमेंड यू टू गो बैक एंड वॉच दोज लेक्चर्स एंड देन कम टू दिस वीडियो. दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिस्कल पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. और आए दिन भी हर साल, क्योंकि बजट प्रेजेंट होता है, बजट से रिलेटेड है ये, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की होनी चाहिए हर किसी इंसान को, चाहे वो किसी कंपटीशन के लिए पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है. दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी में की बात हुई थी परसों, जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, कि कितना पैसा जाए, कितना वापस आ जाए, इंजेक्ट कैसे किया जाए मनी को सक कैसे किया जाए इकोनॉमी से. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, वो हमने उसकी बात की थी. फिर हमने इन्फ्लेशन की बात की थी, डिफ्लेशन की बात की थी, हाइपर इन्फ्लेशन की बात की थी, स्टैगफ्लेशन की बात की थी. तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की. सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से. फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू रेजिंग एंड स्पेंडिंग मनी इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स, दैट इज हाउ मच एंड हाउ. दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी दरअसल एक ऐसी पॉलिसी है जिसका काम, जिसकी मदद से, एक ऐसा टूल है, गवर्नमेंट पैसे को कैसे रेज करना है, क्या इनकम होगी, कैसे पैसा रेज करेंगे और क्या एक्सपेंडिचर होंगे हमारे एक पर्टिकुलर साल के लिए, इसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. और एंड में जैसे कि लिखा है हाउ मच एंड हाउ, कितना रेज करें, कितना एक्सपेंडिचर करें और कैसे रेज करें, कैसे एक्सपेंडिचर करें. समझ गए? हाउ मच एंड हाउ, कितना रेज करें, कैसे रेज करें. रेज करने का मतलब हो गया कैसे पैसे कमाएं, या कैसे पैसे किसी से उधार लें, या कैसे मार्केट से पैसा लें. रेज करने का मतलब दोस्तों, पैसा गवर्नमेंट की इनकम के तरीके बहुत हैं. टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मार्केट से रेज करना है, किसी से लोन ले लिया वो है, डिसइन्वेस्टमेंट है. तो रेवेन्यू यानी अर्न करने के तरीके बहुत सारे हैं गवर्नमेंट के पास, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे डिफरेंट अकाउंट्स के हेडिंग के अंदर. और एक्सपेंडिचर किस जगह पर किया जाए, भैया स्कूल में कितना दिया जाए, एजुकेशन पे कितना खर्च किया जाए, हेल्थ केयर सेक्टर पे कितना खर्च किया जाए, हॉस्पिटल्स पे कितना खर्च किया जाए, अच्छा रोड कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस बनाने में, मेट्रोज पे, एयरपोर्ट बनाने में कितना खर्चा किया जाए, कितना खर्चा सोशल सेक्टर स्कीम्स पे दिया जाए, कैसे गरीब गुरबा तक कैसे पैसे पहुंचाया जाए, सब चीज़ें ये ऑल दिस रिलेट्स टू फिस्कल पॉलिसी. और दोस्तों, जो बजट एक्सरसाइज होती है हमारी, जो बजट एक्सरसाइज होती है और जितनी भी पॉलिसीज उसके अंदर होती हैं, दरअसल उसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. फिस्कल पॉलिसी को ही बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं दोस्तों. ठीक है? तो फिस्कल पॉलिसी दरअसल क्या है? फिस्कल पॉलिसी एक टूल है जिसमें सरकार, गवर्नमेंट देखती है किस तरीके से हमें पैसे को रेज करना है, किस तरीके से हमको पैसे को एक्सपेंडिचर करना है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक फाइनेंशियल ईयर हमारी कंट्री में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है. दोस्तों, जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. जो वर्ड बजट है ये कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. बजट एक जनरल टर्म है जो इस्तेमाल किया जाता है बेशक, लेकिन इस बजटरी एक्सरसाइज या बजट को प्रेजेंट करने को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो आपका 112 आर्टिकल है वो गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट से उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि गवर्नमेंट हर साल पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करे. आर्टिकल 112 requires the government to present to the parliament the statement of estimated receipts and estimated expenditure for every financial year. दोस्तों, आर्टिकल 112 एक वो है, एक ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट पे कि हर साल उनको एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट में कि हम कैसे, क्या रिसीट करने वाले, रिसीट का मतलब क्या हमारे पास आने वाला है इनकम, और क्या एक्सपेंडिचर करने वाले हैं. ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सरकार को हर साल करनी ही करनी है. इट्स अ ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट अ चॉइस, आर्टिकल 112 के तहत. तो दोस्तों, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि किसी जगह पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है. कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? एनुअल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख लेता हूं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप लिख लो कहीं साइड में, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको प्रॉपरली जो है आप बाद में रिवीजन के लिए आपको आसानी हो। तो दोस्तों ये बात हमको समझ में आ गई कि हर साल गवर्नमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में बजट को प्रेजेंट करना ही करना है, जिसमें वो बात करते हैं क्या पॉलिसीज़ हैं हमारी, कैसे हम पैसा रेज करेंगे, कैसे हम पैसा एक्सपेंडिचर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे बजट में 3 अकाउंट्स के अंडर आप पैसा रेज करते हो, पैसा एक्सपेंड करते हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सरकार को इन तीनों के फंड्स के अंदर एक्सपेंडिचर रिसीट बताने होते हैं पार्लियामेंट को। दोस्तों ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई बजट में कितने किस्म के अकाउंट हेडिंग्स के अंडर कैपिटल ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, तो आंसर है 3, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, इसमें जो भी पैसा आता है वो जो भी उसको निकालने के लिए आपको बजट मतलब आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेना बड़ा जरूरी है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है, किसी भी कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, उस चीज के लिए कंटिजेंसी फंड बनाया गया है। और पब्लिक अकाउंट्स भी एक किस्म का अकाउंट है इसी बजट के अंडर। दोस्तों उसके अलावा भी 2 हेडिंग्स के अंडर जो है बजट आपको जगह जगह पर दिखेगा, दैट इज रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जहां भी यहां इन फंड्स के अंदर भी जो आप बात करोगे पैसे रेज करने की और एक्सपेंड करने की, इसके अंदर भी आपको क्या होगा, एक्सपेंडिचर रिसीट, एक्सपेंडिचर रिसीट, एक्सपेंडिचर रिसीट। रिसीट का मतलब कि हमने रिसीव क्या किया, यानी रिसीप्ट क्या पैसा हमारे पास आया, और एक्सपेंडिचर का मतलब हमने क्या खर्चा। अब दोस्तों इसके अंडर भी बजट के अंडर भी 2 चीजें ध्यान रखने की हैं कि ये 2 अलग अलग अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में सब वो चीजें होती हैं जो डे टू डे बेसिस पे इस्तेमाल हो रही हूं, डे टू डे बेसिस पे हमारा क्या खर्चा है, डे टू डे बेसिस पे हमारा क्या इनकम है, क्या पैसा हमारे पास आ रहा है। और कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि रेवेन्यू अकाउंट में रिसीट्स की क्या क्या एग्जांपल है, तो दोस्तों इसमें आएगा टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो भी आता है वो आपका रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा दोस्तों यूजर चार्ज, जो भी आप चार्ज कोई सर्विस के लिए गवर्नमेंट को पैसा देते हो, चाहे आप बस की टिकट खरीदी आपने गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की, चाहे ट्रेन की टिकट खरीदी, चाहे पावर का जो बिल दिया पे किया, ये सब हो गया यूजर चार्ज। ये भी रेवेन्यू रिसीट के अंडर आता है, यानी डे टू डे बेसिस में जो इनकम सरकार की हो रही है। अब अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी डे टू डे बेसिस पे सरकार के क्या क्या खर्चे हैं, उसमें आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो हम लोग जो सरकार ने जो लोन ले रखे हैं उसके लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल लोन लिया है चाहे डोमेस्टिक लोन लिया है, उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी डे टू डे बेसिस का खर्चा है वो। इसके अलावा दोस्तों सब्सिडीज जो प्रोवाइड करते हैं हम, वो भी क्या है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी डे टू डे एक्सपेंडिचर। और दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी खर्चा होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा होता है, वो सब का सब कहाँ आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। फॉर एग्जांपल पुलिस की गाड़ी है, जो पेट्रोल पड़ रहा है उसमें, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डे टू डे स्टेशनरी के चार्जेस लग रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो दिन का चाय वाय का खर्चा है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में जो लॉन्ग टर्म पैसा आ रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने पैसा खर्चा है, वो सब इसमें आएगा। एग्जांपल क्या क्या है दोस्तों, अगर मैं कैपिटल रिसीट की बात करूं, यानी कैपिटल अकाउंट में जो रिसीट्स मिल रही है उसमें क्या क्या एग्जांपल हैं। एक दोस्तों आ गया रिकवरी ऑफ लोन्स, जो लोन आपने दिए थे वो जब रिकवर हो रहे हैं, वो आएगा क्या, कैपिटल अकाउंट, है ना। देखो लोन कभी काफी लंबे लंबे अरसे के लिए होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल, उसकी जो रिकवरी हो रही है वो जो आगे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट रिसीट में आ जाएगा। सिमिलरली जो आप बोरो कर रहे हो पैसा किसी से, किसी डोमेस्टिक बैंक से या किसी फॉरेन बैंक से, तो वो पैसा जो आप बोरो कर रहे हो, जो पैसा आप उधार ले रहे हो, वो भी क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट के रिसीट पोर्शन में। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर की क्या क्या एग्जांपल हैं,
उसका एक तो आएगा दोस्तों जो आपने स्टेट्स को लोन दिया, यूटीज को लोन दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट और यूटीज को लोन दिया, वो क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका एक्सपेंडिचर आप करते हो कैपिटल एसेट क्रिएट करने में, कैपिटल एसेट में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपने कोई ब्रिज बनाया, आपने कोई मेट्रो के लिए ट्रैक बनाया, मेट्रोज आपने इंस्टॉल की, आपने जो है कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई, जो भी कैपिटल एसेट क्रिएटिंग चीज़ है वो भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझते हैं। जो आपका बजट है उसमें एक तो पहले 3 अकाउंट्स हैं, अलग अलग कंसोलिडेटेड 3 फंड्स हैं जिसके अंडर हम पैसा रेज करते हैं या एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। और दोस्तों हर जगह पर जहां भी खर्चे की बात हो रही है, जहां भी एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इसको हम ब्रॉडर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बात करते हैं रेवेन्यू की बात करते हैं, एक बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। रेवेन्यू अकाउंट में सब वो खर्चे और सब वो रिसीट्स आएंगी जो डे टू डे बेसिस पे चल रही हैं, और कैपिटल अकाउंट में सब वो खर्चे और सब वो रिसीट्स की बात होगी जो लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हैं। मिसालें मैंने आपको दे दी कि रेवेन्यू अकाउंट में क्या आएगा, रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिसिट्स की। बजट के जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उसके बेसिस पे हम कुछ डेफिसिट्स की बात करते हैं कि भाई कितना खर्चा पड़ रहा है, कितना डेफिसिट हो रहा है हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में। सबसे पहला जो आपका डेफिसिट है दैट इज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीट्स। ठीक है दोस्तों, ये देखो अगर मैं रेवेन्यू रिसीट को 1A बोलूं और कैपिटल रिसीट्स को 1B बोलूं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 1B बोलूं, सॉरी इसको हम 2A बोलेंगे। रेवेन्यू रिसीट जो है दैट इज 1A, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज 1B। वैसे ही कैपिटल रिसीट्स इज 2A एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 2B। तो दोस्तों जब मैं टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये आएगा 1B प्लस 2B। में से क्या माइनस करना है हमको, टोटल रिसीट। टोटल रिसीट क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, तो क्या होगा 1A प्लस 2A। तो ये जो डिफरेंस लेके आएगा इसको हम कहेंगे बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, कैपिटल अकाउंट के रिसीट, रेवेन्यू अकाउंट के रिसीट माइनस कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर, तो टोटल जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी बजट डेफिसिट। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि कितना हमने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर दिया। अगर हमारा 100 रुपये क्या था, रेवेन्यू था, है ना, लेट अस से जो एक्सपेंडिचर टोटल था हमारा, रेवेन्यू जो था हमारा, रिसीट जो हमारी थी वो 100 रुपये थे और हमने खर्च दिए 110 रुपये, तो हमारा डेफिसिट क्या आएगा 10 रुपये, यानी 10 रुपये हमने अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर दिए। लेकिन दोस्तों बजट जो है, बजट डेफिसिट जो है एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि हमारा कितना डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि इसमें तो रिसीट में काफ़ी सारे लोन्स की बात भी चल रही है ना। जो लोन्स हमने बाहर से लिए वो पैसा हमारा तो नहीं है, वो हमारा इनकम नहीं था और कभी ना कभी हमको वापस देना है। इसलिए बजट डेफिसिट इज नॉट अ बेटर वे ऑफ मेजरिंग योर डेफिसिट। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले डेफिसिट की बात करेंगे, इसको कहते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया जो आपके डे टू डे बेसिस की जो रिसीट्स हैं और डे टू डे बेसिस की जो आपकी एक्सपेंडिचर है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बताया था, रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या एग्जांपल आती हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, उसके अलावा जो यूजर चार्ज है, उसके अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट्स और आपकी सब्सिडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा आ रहा है। तो दोस्तों ये निकलता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट हमको बताता है कि डे टू डे गवर्नमेंट चलाने के लिए हमारे पास कितना डेफिसिट पड़ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म डेफिसिट हो रहा है वो फिर भी समझ में आता है, फिर भी ओके है, लेकिन अगर डे टू डे बेसिस पे जो खर्चा हमें चाहिए कंट्री रन करने के लिए वहां भी हमारा डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो एक टेंशन वाली बात होती है। इसलिए इसको मेजर किया जाता है कि कितना हमारा डे टू बेसिस पे रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली याद रखो कि रेवेन्यू डेफिसिट इज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अगला बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। जब मैं रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर लूं वो सब पैसा जो मैंने कैपिटल क्रिएशन पे लगाया, कैपिटल क्रिएशन जैसे मैंने आपको बताया कि रोड बनाई, ब्रिज बनाया, बिल्डिंग बनाई, मेट्रो इंस्टॉल की, ट्रेन बनाई, तो जो भी चीज मैंने कैपिटल क्रिएशन में लगाया था उसको मैं माइनस कर दूं रेवेन्यू डेफिसिट में से, उसको मैं क्या कहूंगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ, क्योंकि जो आपने चीज बनाई, जो रोड बनाई, जो ब्रिज बनाया, वो तो रह गया ना, वो आपके लिए एक एसेट बन गया, उसको आप इस्तेमाल करोगे, हो सकता है उससे आप प्रॉफिट भी अर्न करोगे, तो उसको हम बैड एक्सपेंडिचर में नहीं मानेंगे, दैट इज एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर, इसलिए उसको मैं टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दूंगा। इससे हमें अंदाजा आता है कि एक्चुअल सेंस में हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इसको हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों फिस्कल डेफिसिट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बात किया था बजट डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये भी वही है, बस इतना ध्यान रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस सारा का सारा जो रिसीट्स है उसको माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ नॉन डेट कैपिटल रिसीट माइनस करेंगे, यानी सिर्फ वो रिसीट माइनस करेंगे जो हमारा एक्चुअल सेंस में इनकम थी। हमने लोन अमाउंट, उधारी की जितने पैसे लिए थे वो हमने निकाल लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, लेट अस से हमारा एक्सपेंडिचर क्या था 110 और हमारा टोटल रेवेन्यू क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स कितनी थी, लेट अस से 100 थी, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी किसकी, बजट डेफिसिट की, तो हमारा डेफिसिट क्या आ जाएगा 10 रुपये। लेकिन दोस्तों ये जो 100 रुपये आपको अपना आप जिसको इनकम मान रहे हो, इसमें कई सारा उधार भी तो लिया आपने, लोन लिया है ना, बाहर से आपने किसी कंट्री से लोन लिया, तो डेट है वो आपके ऊपर, डेट आपके ऊपर वो क्या है, उधारी है, तो वो तो हमारा इनकम नहीं है। इसका मतलब है कि असल माने में तो हमारी इनकम कम थी, है ना, तो हम इस वाले में से जो आपके उधारी वाला पार्ट है उसको निकाल लेंगे। लेट अस से 100 रुपए के जो हमने अर्न किया, 100 रुपए की जो रिसीट्स हमारे पास आई, उनमें से लेट अस से 20 रुपए जो था वो क्या था, वो उधारी था, तो मैं इसको में से क्या कर दूंगा, 20 रुपए माइनस कर दूंगा, तो मैं फिर 110 में से 100 रुपए नहीं बल्कि 80 रुपए माइनस करूंगा, क्योंकि 80 रुपए में से जो 100 रुपए में से 20 रुपए तो हमारा पैसा था ही नहीं, वो हमने लोन लिया था और हमको वो वापस भी देना है, ठीक है। तो क्या होगा, असल माने में हमारा डेफिसिट क्या आ जाएगा फिर 30 रुपए। तो ये एक्चुअल पिक्चर दिखाता है कि सही माने में हमारा डेफिसिट क्या है, जिसमें से हम जो हमने उधारी वाली चीजें होती हैं उसको हम अपना इनकम नहीं मानते, उसको हम माइनस करते हैं अपने रिसीट से और फाइनल फिगर आ जाता है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये डेफिसिट्स की बात हुई। अब हम बात करेंगे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी बजट डॉक्यूमेंट में 3 किस्म के एस्टिमेट्स होते हैं। मान लो अगर मैं 2020-21 के बजट की बात करूं, तो 2020-21 की जो एस्टिमेट्स होंगे उसमें सबसे पहले तो 2020-21 के रिलेटेड बजट एस्टिमेट्स होंगे कि इस बारी इस बजट में हम कितना सोच रहे हैं कि इतना हमारी इनकम आएगी, वो इनकम कहाँ से आएगी, डिसइन्वेस्टमेंट से आएगी, हाँ जी हमारा टैक्स से इतना आएगा, नॉन टैक्स से इतना आएगा, यूजर चार्ज से इतना आएगा, है ना, और इतना इतना हम खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो बजट एस्टिमेट है कि हम क्या करने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही साथ उसका पिछले साल यानी 19-20 का रिवाइज एस्टिमेट होगा, क्योंकि दोस्तों जितना बजट एस्टिमेट होता है जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली उतना ही हमेशा हो, कभी ज्यादा हो जाता है उससे खर्चा, कभी कम हो जाता है, कभी जिनको इनकम आनी होती है वो ज्यादा हो जाती है या फिर वो कम हो जाती है। तो दोस्तों 2019-20 का जो बजट एस्टिमेट था उसको आपने रिवाइज किया कि हाँ भाई हमने पिछले साल ये हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है ना, कितना हमने खर्च कर दिया है, कितना हमने हमारे पास हो गया है। तो 2019-20 का रिवाइज एस्टिमेट है कि क्या अभी तक का कितना खर्चा 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में हुआ। तो और 2018-19 का एग्जैक्ट एक्चुअल एस्टिमेट कि 18-19 में कितना खर्चा हुआ और कितना रेवेन्यू हमने कमाया। अब आप बोलोगे सर 2020-21 में 19-20 का एक्चुअल एस्टिमेट क्यों नहीं है? वो इसलिए ही नहीं है क्योंकि जब बजट प्रेजेंट हो रहा होता है वो हो रहा होता है फरवरी के फर्स्ट वीक में, और आपका 2019-20 का फाइनेंशियल कब खत्म होगा? मार्च में। यानी अभी जब बजट आप प्रेजेंट कर रहे होते हो अभी आप पुराने फाइनेंशियल ईयर में ही होते हो, और अभी पूरी की पूरी फरवरी और मार्च का महीना बाकी है जिसमें खर्चे भी होने हैं और रेवेन्यू भी आना है। तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि 19-20 में क्या फाइनल एस्टिमेट आएंगे। लेकिन क्योंकि 18-19 का फाइनेंशियल ईयर तो बहुत पहले खत्म हो गया और उसके सारे डेटाज आपके पास आ गए, सारे स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ गए, तो आपको पता चल जाता है कि 18-19 के एक्चुअल एस्टिमेट्स क्या थे। एक्चुअल एस्टिमेट्स का मतलब ये हो गया कि एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ, कितने रिसीट्स आए, कितने एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आसान लगा होगा आपको। बड़ा ही आसान टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। तो इसके रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता और
जितना आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक रहा आज का जो है इसके रिलेटेड, फिजिकल पॉलिसी के रिलेटेड। फिर लौटेंगे और भी अच्छे लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों कल हमने 8000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स एंड वील कीप डूइंग द सेम हार्ड वर्क फॉर यू पीपल, मेकिंग वंडरफुल वीडियोज़। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं प्लीज़ पोस्ट इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस।